नमस्कार, आपके साथ मैं हूं टीएन मनीष। आप देख रहे हैं एचएनएन का नेशनल बुलेटिन। आइए सफर शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों का। सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा से जुड़ी है। इस यात्रा के दूसरे दिन मोदी ने दुबई में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के बीच और अधिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाचार बाजार में मौजूद भारत मार्ट का वर्चुअल शुभारंभ भी किया, जिसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर लाना और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाना रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ भी संबोधन किया। अबू धाबी में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने बड़े समारोह के साथ किया। मंदिर निर्माण के लिए यूएई सरकार के द्वारा दी गई भूमि के लिए सहयोग के लिए राष्ट्रपति नायान का भी मोदी ने आभार व्यक्त किया। ये मंदिर अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर है, जिसके उद्घाटन की जानकारी पीएम मोदी ने अपनी पहले दिन की यात्रा में संबोधन के दौरान लोगों को दी थी। यानी सनातन का डंका भारत के बाहर अबू धाबी में भी इस मंदिर से बजेगा। अब खबर मास्को से है, जहां रूस और यूक्रेन युद्ध को अब करीब 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक हालिया इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं कि रूस अब यूक्रेन युद्ध से कदम पीछे नहीं खींच सकता। हाल ही में अमेरिकी सांसदों के सामने टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने भी यही बात कही। मस्क ने कहा कि इसकी कोई संभावना नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध हार जाएं। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के स्पेसेज में ये दावा किया। उनके साथ इसमें कुछ सीनेटर्स भी शामिल थे, जो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को आर्थिक मदद देने का फैसला सही है या गलत। जिन सांसदों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है, उनमें विस्कॉन्सिन के रॉन जॉनसन, ओहायो के जेडी यान्स, यूटाह के माइक ली के अलावा विवेक रामास्वामी और क्राफ्ट वेंचर्स के सह संस्थापक डेविड सैक्स शामिल रहे। विश्व विख्यात बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे पूरे विधि विधान से खोले जाएंगे। इस दौरान बहुत से भक्तों के लिए ये खबर अपने आप में बड़ी है, क्योंकि बहुत से भक्त बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए बाट जोह रहे हैं और बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलने की घोषणा हुई। इस आशय की जानकारी देते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि इस बार इन धामों में पर्यटकों को अलग से भी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें, राजमहल से गाड़ू घड़ी में तिलों का तेल पिरोकर कपाट खुलने से पूर्व बद्रीनाथ धाम पहुंचता है। कपाट खुलने के बाद यह तेल कलश भगवान बद्रीनाथ विशाल के नित्य अभिषेक में इस्तेमाल होता है। वहीं बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ के मुताबिक धार्मिक रस्म के अंतर्गत डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत प्रतिनिधि गाड़ू घड़ा के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्मर से रवाना हो गए। किशोर पवार ने गाड़ू घड़ा
तथा डिमरी पंचायत प्रतिनिधियों को नरसिंह मंदिर के लिए रवाना किया। उनके मुताबिक कपाट खोलने की तिथि तय होने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी भी ऋषिकेश पहुंच गए हैं। अगली खबर इटावा से है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण के बाद विधानसभा अध्यक्ष के साथ जाने से इनकार करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने गृहनगर इटावा में भगवान शिव का भव्य और दिव्य मंदिर बनवा रहे हैं। लखनऊ में सपा कार्यालय में केदारेश्वर महादेव मंदिर के लिए लाए गए शालिग्राम शिला की अखिलेश ने पत्नी डिंपल और चाचा शिवपाल के साथ पूजा अर्चना की। उनके साथ पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन के अलावा पार्टी के कई प्रमुख नेता इस दौरान शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपील पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी विधायकों से अयोध्या धाम के दर्शन करने की अपील की थी, जिस पर अखिलेश ने साफ इनकार करते हुए कह दिया था कि पहले शिव दर्शन करेंगे, उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। मिली जानकारी बताती है कि अखिलेश के शिव मंदिर के निर्माण कराने को लेकर राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा अध्यक्ष लोकसभा चुनाव में धर्म विशेष के वोट साधने के लिए मंदिर का निर्माण इटावा में करवा रहे हैं। हालांकि केदारेश्वर मंदिर का निर्माण 2020 से इटावा शहर के लायन सफारी के सामने शुरू किया गया था और तमाम परेशानियों के बावजूद इस मंदिर का निर्माण 95% पूरा हो गया है। इस मंदिर का मुख्य भाग 1 माह में लगभग पूरा हो जाएगा। शेष काम 1 वर्ष और लगाएगा। इस तरह की बात सामने आ रही है। मंदिर निर्माण कार्य में जुटे आर्किटेक्ट के मुताबिक ये मंदिर करीब 2000 साल तक अपनी जीवन यात्रा पूरी करेगा, क्योंकि इस मंदिर में जो पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा है वो पत्थर कन्याकुमारी से लाया गया है, जो वहीं पाया जाता है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पत्थर करीब 2 से 4 लाख साल पुराना है। खबर राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी है, जहां राज्यसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है। सोनिया गांधी आज यानी बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरने के लिए जयपुर पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका भी शामिल थे। सोनिया गांधी साल 1999 से लगातार लोकसभा की सदस्य हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की रायबरेली से लोकसभा सीट का सोनिया प्रतिनिधित्व कर रही है। वे अमेठी से भी लोकसभा का चुनाव लड़के जीत चुकी हैं। ये पहली बार होगा कि वो संसद के उच्च सदन में जाएंगी। कांग्रेस ने फिलहाल मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। बता दें कि राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। इनमें से 3 सीटों के लिए निर्वाचन होना है। ये सीटें 3 अप्रैल 2024 को खाली हो जाएंगी, यानी कार्यकाल पूरा हो रहा है। समाजवादी पार्टी की मौजूदा राज्यसभा सांसद जया बच्चन, पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन, पूर्व मंत्री रामजीलाल सुमन मंगलवार को उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए सपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। विधान भवन के सेंट्रल हॉल में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके चाचा और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सपा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। मिली जानकारी बता रही है कि अभिनेत्री जया बच्चन को लगातार 5वीं बार पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। ये 2004 से
सपा की राज्यसभा सदस्य थी और उनका कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त होता है। इस तरह पूर्व आईएएस आलोक रंजन पार्टी प्रमुख अखिलेश के करीबी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश के कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव के तौर पर काम किया था। इसके अलावा उन्हें सपा मुखिया का प्रमुख रणनीतिकार भी माना जाता है। 4 बार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके रामजीलाल सुमन वर्तमान में सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद पर कार्यरत हैं। चूंकि वो दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले इस समुदाय को संतुलित करने का प्रयास किया। यूपी विधानसभा में संख्या बल के आधार पर देखें तो एसपी के लिए तीनों उम्मीदवारों को जिताना आसान काम नहीं होगा। खबर किसान मार्च से जुड़ी हुई। किसानों के दिल्ली चलो मार्च का दूसरा दिन है। फिर किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की। शंभू बॉर्डर पर जमकर बवाल मंगलवार को हुआ था। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे थे, जबकि किसानों के साथ पुलिस की झड़प में कई किसान और पुलिसकर्मी दोनों ही घायल हुए थे। इनमें पुलिस के एक डीएसपी भी शामिल हैं। शंभू बॉर्डर पर अब किसान आंसू गैस के गोलों से निकलने वाले धुएं से बचने के लिए खेतों में फसलों के लिए इस्तेमाल होने वाले बड़े पंखे लेकर पहुंच गए हैं। पंखे चलाकर धुएं को हरियाणा की तरफ भेजा जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसान बैरिकेडिंग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। पुलिस लगातार उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। दिल्ली कूच के बीच जोगिंदर सिंह उग्राहा ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 15 फरवरी से किसानों का रेल रोको आंदोलन होगा। 12 से 4 बजे तक यह आंदोलन जारी रहेगा। खबर मध्य प्रदेश की शिवपुरी से है। नगर पालिका शिवपुरी में कांग्रेस और बीजेपी के 2 दर्जन पार्षदों ने बीजेपी की नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है और कलेक्टर से नगर पालिका में जांच करके कार्रवाई की मांग की है। पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष जनता और पार्षदों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। वहीं बीजेपी महिला पार्षद नीलम बघेल ने मीडिया के सामने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं इस मामले में कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने बताया है कि पार्षदों की तरफ से नगर पालिका के खिलाफ ज्ञापन दिया गया है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। शहरवासी सब परेशान है, सभी पार्षद परेशान है। जो यहाँ पे सब लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए आवेदन लेके। एक तो सीएमओ साहब को रोका जाए, उनका ट्रांसफर ना हो यहाँ से, क्योंकि बहुत अच्छे सीएमओ हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। और दूसरा, जो शहर में अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, ना सफाई हो रही, ना पानी की व्यवस्थाएं हो रही, ना रोडों को, बहुत समस्या है। सब लोग परेशान हैं हद से ज्यादा, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। खबर कानपुर से है। कानपुर पुलिस ने 1 साल के पुराने वांछित हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 26 फरवरी 2023 को थाना कर्नलगंज इलाके के एक युवक संजीव को उसके पड़ोसी अशोक दुर्गा सोनी दयाराम ने लोहे की रॉड से मारा था, जिसके बाद संजीव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन संजीव की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस ने अशोक दुर्गा सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन दयाराम लगातार नाम बदलकर अलग अलग इलाकों में फरारी काट रहा था ताकि पुलिस उसे दबोच न पाए। इस मामले में पुलिस की तरफ से दयाराम पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार को दयाराम को सीतापुर से मुखबिर के इशारे पर गिरफ्तार कर लिया। वहीं डीएसपी सेंट्रल आरएस गौतम के मुताबिक इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने वाली सेंट्रल जोन की थाना नजीराबाद पुलिस और सर्विलांस पुलिस टीम को नगद पुरस्कार 25,000 रुपए के साथ ही प्रशस्ति पत्र से भी नवाजा जाएगा। तिथि 26/2/2023 को गोलू उर्फ संजीव की हत्या हुई थी, जिसका पुलिस स्टेशन
कर्नलगंज में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग की विवेचना एसएचओ श्री कौशलेंद्र प्रताप सिंह पुलिस स्टेशन नजीराबाद के द्वारा की जा रही है। इसमें 5 अभियुक्त पूर्व में जेल जा चुके हैं। एक अभियुक्त दयाराम की गिरफ्तारी शेष थी, जिसमें 25,000 रुपये का इनाम भी है। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो टीम का गठन किया गया था और पूरी टीम ने मिल करके इसको सीतापुर जनपद से 25,000 रुपये के इनामी को आज रात्रि में गिरफ्तार किया है और पूरी टीम ने बड़े अच्छे तरीके से इस कार्य को किया है। और ये यहाँ का चर्चित मर्डर केस था और जिसमें ये वांछित चल रहा था। खबर गाजीपुर से है, जहां चाकू मारकर महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में ग्राम प्रधान को गिरफ्तार किया है। बता दें, मामला दुल्लभपुर थाना इलाके के मलेठी गांव का है, जहां 5 फरवरी को घर से कुछ दूर महिला का लहूलुहान हालत में शव पड़ा मिला था। इस मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने गांव के प्रधान धनंजय प्रजापति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान ने अवैध संबंधों में महिला की हत्या की थी, क्योंकि महिला का ग्राम प्रधान से अवैध संबंध था, जिसके चलते वो ग्राम प्रधान पर अनावश्यक दबाव बनाया करती थी। ऐसे में ग्राम प्रधान ने महिला की हत्या करके उससे छुटकारा पाया और अंततः गिरफ्तार हो गया। 5 तारीख में थाना दुल्लापुर के मलेठी गांव में एक दुल्लापुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला की चाकू मार के हत्या कर दी गई है। इस सूचना पे जनपद के सभी अधिकारियों द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया, घटना स्थल का। और क्योंकि ये रात में करीब बातचीत करने से ऐसा लग रहा था कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में ये घटना घटित हुई थी। जब इसमें ग्रामवासियों से पूछताछ की गई तथा जो भी इसमें संदेह के दायरे में आए, उन लोगों की टेक्निकल सर्विलेंस से समीक्षा की गई, तो उस गांव के जो वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध लगी। जब और गहनता से जांच की गई तो वही उसमें मुख्य अभियुक्त निकले तथा उस वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा ही उस महिला की हत्या की गई थी। इसका मूल कारण ये था कि पिछले कुछ समय से उन दोनों में बहुत अधिक इंटीमेसी डेवलप हो गई थी और जिसके कारण प्रधान अवॉइड कर रहा था। वो महिला बार बार उनसे तरह तरह की मदद मांग रही थी, जिससे कुपित होकर और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए यह घटना कारित की गई है। खबर इत्र नगरी कन्नौज से है। कन्नौज कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने अवैध रूप से चल रही शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और देशी राइफल, देशी बंदूक, देशी तमंचे, अधबने तमंचे भारी संख्या में बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक मौके से फरार हो गया। वहीं एसपी ने पुलिस लाइन में मामले का खुलासा किया है और कहा है कि ये शस्त्र चुनाव के दौरान बेचने के लिए तैयार किए जा रहे थे। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार की अगुवाई में एसओजी टीम, प्रभारी टीम, सर्विलांस टीम और सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक की टीमों को लगाया गया। 11 फरवरी को सूचना मिलने पर पुलिस की संयुक्त टीमों ने कोतवाली क्षेत्र के ग्राम फूलपुर में सरकारी ट्यूबवेल के पास संयुक्त टीम बनाकर घेराबंदी कर दी। इस दौरान हिस्ट्री शीटर मोहम्मद राशिद खान पुत्र सादिक खान निवासी मोहल्ला गौरी कन्नौज को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच पुलिस को चकमा देकर पुन्नापुर निवासी आरोपी रामदास राजपूत फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 21 अवैध हथियार और हथियार बनाने के अलग अलग औजार बरामद किए गए। वहीं पुलिस फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आज जनपद कन्नौज की एसओजी सर्विलांस टीम एवं थाना कन्नौज
ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का अनावरण किया है। इसमें एक अभियुक्त राशिद खान जो समदन थाना गुरसाईगंज का निवासी है उसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से कुल 21 अवैध शस्त्र बरामद किया है, जिसमें एक देसी राइफल 315 बोर, 2 अदिया 315 बोर, एक देसी बंदूक जो 12 बोर की है, साथ ही 14 तमंचे 315 बोर, 3 तमंचे 12 बोर, इसके अलावा 5 जिंदा कारतूस 315 बोर, 4 खोखा कारतूस 315 बोर, इसके अलावा अधबने शस्त्र और उन शस्त्रों को बनाने के लिए जो सामान है वो इसके पास से बरामद किया गया है। ये थाना गुरसाईगंज से हिस्ट्री शीटर भी है। इसके ऊपर पूर्व में भी 9 मुकदमे हैं जो इस प्रकार की शस्त्र बनाने के लिए इस पर लिखे गए हैं। साथ ही इस पर गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा पंजीकृत है। आज टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इसकी गिरफ्तारी की है और इसे अब जेल भेजा जा रहा है। जनपद कानपुर देहात में एक परिवार न्याय न मिलने से परेशान होकर मुख्यालय पहुंच कलेक्ट्रेट परिसर में आमरण अनशन पर बैठ गया है और पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही धरना जारी रहेगा। दरअसल एक परिवार के आमरण अनशन पर बैठे होने की सूचना पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से बातचीत की। इसके साथ ही मामले की जांच कराए जाने का भरोसा दिलाया। बता दें कि पूरा मामला रसूलाबाद तहसील इलाके के प्रसादपुरवा गांव का है। यहां के रहने वाले किसान लाखन सिंह अपने परिवार के साथ जिला मुख्यालय माती पहुंचकर कलेक्ट्रेट परिसर पर आमरण अनशन देकर के बैठ गए हैं। पीड़ित किसान और उसके परिवार की माने तो उनकी जमीन पर ग्राम प्रधान ने तहसील प्रशासन के साथ मिलकर बीते रविवार के दिन बुलडोजर चलवा दिया और सड़क का जबरिया निर्माण कर दिया। इसके बाद पीड़ित लाखन सिंह ने तहसील के अधिकारियों से लेकर जिले के दूसरे आला अधिकारियों तक शिकायत भी की। लगातार कागज पे कागज चले आवेदन हुआ, लेकिन किसी ने भी पीड़ित की एक न सुनी और अब ये परिवार के साथ धरने पर बैठने को बाध्य है। एक रसूलाबाद तहसील का गाटा है जिसमें ग्राम समाज की भी भूमि है 3 बीघे के आसपास में। जैसा प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है कि वहां पर मार्ग बनाया गया है और इनका ये कहना है कि मेरी जमीन में बना दिया गया है। इस संबंध में मेरी जिलाधिकारी से बात हुई। उन्होंने कहा, अपनी आख्या में बात कही है कि यदि इनको अपना एरिया कम लग रहा है तो पैमाइश के लिए अब वहाँ पर आवेदन कर दे। पैमाइश नियमानुसार करा करके इनकी जमीन को अलग कर दिया जाएगा। सर क्या नाम है, हमारी जमीन में और वो जमीन शंकरमणि भूमधरी और जिसके हम पैतृक कागजदार हैं, जिस पर माननीय एसडीएम साहब 2020 में माननीय एसडीएम महोदय रसूलाबाद के आदेशानुसार वो जगह वहाँ बनवाई नाप के और मुझे मेरे पक्के पिलर बनवा गई। उस जगह पर बुलडोजर चलवा दिया। इसके बाद ये बुलडोजर सर चला है इतवार के दिन, छुट्टी के दिन। जब मैंने वहाँ कहा, जो भी प्रशासन के राजस्व टीम थी, पुलिस विभाग था वहाँ, मैंने कहा भाई आप किसके आदेश से बुलडोजर चलवा रही, प्रॉपर्टी मेरी है, आदेश की कॉपी एक दीजिए मुझे। उन्होंने कहा कोई आदेश फादेश नहीं है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब हार थक के क्या करते हम। इसके बाद 1016/1114 में चलाए, फिर भी ये लोग नहीं माने। इसके बाद आई 1056 में हमारी शंकरमणि भूमधरी में, जिसमें हमारे कंडा घूरे कम से कम मेरा 20 टाली कंपोस्ट खाद उसी सड़क में दबा दी। रात 9-10 बजे तक बुलडोजर चला। जब बुलडोजर को आगे जगह नहीं मिली तभी मैंने बंद किया। हो सकता है अगर आगे जगह इनको मिलती तो ये मेरा मकान भी गिरवा सकते थे। तो ये था आपके अपने पसंदीदा चैनल HNN पर राष्ट्रीय बुलेटिन का अब तक का सिलसिला। ऐसी ही ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए HNN के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।